आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है रोटेशनल मैकेनिक्स में। इसके पहले यदि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको और भी अपने फ्रेंड्स या जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका लाभ मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसे डिफाइन करते हो। तो सपोज और देन इसका सिग्निफिकेंस भी आपको हम बताएंगे इसके आगे। साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मतलब रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में हम कंपैरिजन भी बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज किया जाता है और यह लीनियर मैकेनिक्स में लीनियर मोशन में किसको रिप्लेस करता है, इसको भी हम बताएंगे आपको। तो यदि मान लिया जाए कि हमारे पास एक एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वह रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस। तो यदि हमारे पास ये बल्क सिस्टम है तो ये अलग अलग मास पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने अभी जिसको पिक किया दैट इज ऑफ मास m1 और इसका इस रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस है r1। वैसे ही कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2। तो पहले जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड बाई I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहां पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पार्टिकल के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या लिखोगे आप, तो मास को अगर किलोग्राम में रखा है और लेंथ को डिस्टेंस को मीटर में रखा है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या सीजीएस यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया। अब यदि हमारे पास कोई बल्क सिस्टम है, सपोज हमारे पास यह बल्क सिस्टम है जिसको मैंने दिखाया यहाँ पर, तो इस बल्क सिस्टम को अगर हम समझें तो यह छोटे छोटे मास पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, क्लियर। तो यदि इसका मास एक एक पार्टिकल का मास m1 m2 m3 अप टू mn हो और उन सभी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 r2 r3 अप टू rn हो, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू प्लस mn rn स्क्वायर। इसी को हम लोग समेशन से चेंज कर दें तो समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बल्क सिस्टम, जो कि डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला कि मास पर निर्भर करता है, मास ऑफ द पार्टिकल, और दूसरा उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो जैसा कि आप फार्मूला में भी देख रहे हो, तो मान लेते हैं कि जैसे हमारे इस फिगर में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन को बदल दें तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसका मतलब हुआ कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर लेते हो अगर, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, सब अलग होगा। तो इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेनली डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां लेते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर लेते हो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या इंपॉर्टेंस है रोटेशनल मोशन, और यह लीनियर मोशन में किसको रिप्लेस करता है। तो यदि हम लोग लीनियर मोशन को देखें, तो लीनियर मोशन में ध्यान समझिए, तो मैंने यहां पर लीनियर मोशन को लिख लिया, लीनियर मोशन, और इधर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो अब देखिए, लीनियर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते थे यस से, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं थीटा से। तो यह लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है और यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी की बात करते हैं अगर, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं v, और यहां पर इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और रोटेशनल मोशन में भी वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग ओमेगा से, और इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इन दोनों में संबंध भी है, संबंध को भी बता देते हैं। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर s इक्वल टू क्या कर सकते हो, s इक्वल टू आर थीटा, आर क्या होगा, रेडियस, है ना। तो इस तरह से हमने यहां पर आपको रिलेशन बता दिया। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग इसमें a से लिखते हैं, a से, और इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। यहीं पर यदि हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा से लिखते हैं। और आप अल्फा और आर में संबंध भी जानते हैं कि अल्फा और ए में, कि ए इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। देखो मैं क्या है कि इनमें आपस में जो क्या रिलेशन है लीनियर में और रोटेशनल में, उसको भी हम लोग इसके बीच में लिखते जा रहे हैं। तो देखो सभी चीज उसके पैरेलल। इसी तरह से यदि हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम लोग मोमेंटम को लिखते हैं p से, जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, इसको यल से भी लिखते हैं अथवा जे से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं अथवा जे से भी लिखते हैं। तो P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और यल और जे, एल अथवा जे एंगुलर मोमेंटम होता है, एल अथवा जे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो अगर हम लोग L को ही लेकर के चलते हैं, तो L इक्वल टू एम वी आर होता है, एम वी आर होता है। यहां पर m क्या, मास, v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस। ठीक है, तो यदि v और m का प्रोडक्ट देखें तो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स की बात करते हैं,
लीनियर मोशन में हम लोग फोर्स की बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसको कहते हैं लीनियर फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम में हम लोग टार्क की बात करते हैं, टार्क, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। और ऐसा बताते हैं हम लोग कि टार्क जो होता है वह क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ क्रॉस आर लिखते हैं इसको, तो ये स्केलर फॉर्म में मैंने लिखा है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक है, तो यह संबंध है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में। अब आपको मैं एक चीज अब समझाने जा रहा हूं यहां पर, कि हमने कहा था कि लीनियर मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। अब इसको कैसे आप बता सकते हो, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, कैसे समझा सकते हो, है कि नहीं? तो लीनियर, मैंने क्या कहा कि what is the role of, whatever the role of mass in linear motion, then in rotational motion mass is replaced by मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको कैसे समझोगे, तो हमारे पास दो टेक्निक है, दो तरीका, दो फॉर्मूला है जिसके माध्यम से मैं आपको यह समझा सकता हूं। तो जैसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम से हम समझाने की कोशिश करते हैं, एंगुलर मोमेंटम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कहते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट। तो एम वी इंटू आर, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्चुअली में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो एल इज इक्वल टू लिखते पी क्रॉस आर, है ना, आर क्रॉस पी, सॉरी आर क्रॉस पी कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। तो यहां पर एम वी एल इज इक्वल टू एम वी आर लिख दिए। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग, तो ये क्या है आपका लीनियर मोमेंटम है, ये आर, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप निकालना चाहते हैं उसका रेडियस है। सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो दिस इंप्लाई दैट l इज इक्वल टू m आर ओमेगा इंटू आर, मीन्स m आर स्क्वायर ओमेगा, m आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि l इज इक्वल टू अगर एम आर स्क्वायर को देखा जाए, एम आर स्क्वायर को अगर हम देखें तो एम आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। तो एल की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा। और इसी तरह से यदि हम लोग पी, ये क्या, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही ना। तो यदि हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। देखो, यह एंगुलर वेलोसिटी, यह लीनियर वेलोसिटी। मैंने कहा कि रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा को रिप्लेस किया v, तो आई को क्या रिप्लेस कर रहा है, आई को रिप्लेस कर रहा है m, या m को रिप्लेस कर रहा है आई। तो यदि लीनियर से हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर के लिए, तो v के जगह पर ओमेगा आ जाएगा और m के जगह पर आई। तो एक प्रूफ तो यहां से है, और यहां से हमने एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हो। जैसे यहां पर डिफिनेशन यह बनता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यहां से आप क्या बता सकते हो कि angular momentum of a rotating rigid body about an axis is the product of moment of inertia and angular velocity of the body about the axis of rotation। मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, यदि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वह एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो यहां से अभी कैसे भी कर सकते हो कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड यूनिट हो जाए, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, अब इसको यहां से भी डिफाइन कर सकते हो कि L इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वह यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मींस
if a particle is rotating with unit angular velocity about an axis of rotation, then the moment of inertia associated with that particle will be numerically equal to the angular momentum. क्लियर? तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अब दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग का एम था एंगुलर मोमेंटम तो नहीं, यहां पर हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, और इसी को हमको प्रूफ भी करना था, यही ना. तो अभी हम लोग इसको दूसरे टेक्निक से भी प्रूफ करेंगे और एक नई क्वांटिटी को भी पढ़ लेंगे इसी में कि टॉर्क क्या होता है. टॉर्क क्या होता है और इसका क्या रोल है. तो टॉर्क को हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि टॉर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लीनियर फोर्स का मोमेंटम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड. तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यदि कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरह से, यह हमारे पास कोई पार्टिकल है यम मास का है, और इस पर अगर फोर्स लग रहा है F और ये डिस्टेंस है R, तो R क्रॉस F हम लोग लिख लेते हैं, तो वह टार्क का वेक्टर फॉर्म हो जाता है. ठीक है ना. तो टार्क कैसे निकालेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास m है. तो m मास पर अगर हम लोगों ने कोई फोर्स को अप्लाई किया तो उस m मास में डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ds का हो जाता है. तो लीनियर फोर्स की तरह हो जाएगा उस पर. हम लोग लीनियर फोर्स की पहले बात कर ले, तो लीनियर फोर्स हो जाएगा m d2s बाई dt स्क्वायर, है कि नहीं. और यह क्या है, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1. तो s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, m क्या है, मास. हियर this linear double derivative time derivative of linear displacement is also called acceleration a. this is acceleration, ये तो आप जानते हैं. अब देखो क्या है, अब हम लोग जानते हैं जैसा since we know that, अब जैसा हम लोगों ने पहले इसके डिस्कस कर लिया था, s is equal to r थीटा. तो r क्या है, तो s क्या है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम में. मान लिया जाए कि यह रोटेशनल मोशन ऐसे कर रहा है अगर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम में, आर्क कितने बना वो लिया, और ये थीटा अगर एंगल बनता है, आर रेडियस है, तो एस इक्वल टू आर थीटा, यह इनके बीच में संबंध होता है. तो दिस इंप्लाई दैट d2s बाई डी टी स्क्वायर अगर निकाल ले यहां से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको. क्लियर, इस प्रकार से लिख सकते हैं. तो यदि हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, तो अब इक्वेशन 1 से और 2 से, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लीनियर फोर्स होगा हमारा, दैट इज इक्वल टू m r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर. तो ये हमने लीनियर फोर्स को निकाल लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में. लीनियर फोर्स को निकाल लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में. अब हम लोग क्या करते हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग अभी, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ लीनियर फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स. तो मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स हो जाएगा r इंटू एफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टार्क. और यह क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वायर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यही आएगा ना. तो अब यदि एक पार्टिकल को आपने ऐसे निकाल लिया है और हमारे पास ऐसे ही बहुत से पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बल्क सिस्टम है तो बहुत से ऐसे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, तो चूंकि सभी की एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी, तो समेशन अगर लगा लिया जाए एम आर स्क्वायर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना. तो हम लोग इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया टार्क का एक्सप्रेशन. अब यदि हम लोग साइड में लिख लें
टार्क क्या है? एंगुलर फोर्स है। लीनियर फोर्स क्या होता है? मास इनटू, तो यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? यह रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर एक्सीलरेशन। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन, यह भी एक्सीलरेशन। ये लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में। यह लीनियर फोर्स है, यह एंगुलर फोर्स है। तो m किसको रिप्लेस कर रहा है? m को क्या रिप्लेस कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से यहां पर हम लोग न केवल टार्क को डिफाइन किए, बल्कि यहां पर हम लोग यह भी बता दिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रोटेशनल मोशन में, उसका वही रोल होता है जो मास का होता है लीनियर मोशन में। ठीक है, तो यहां से हम लोग जानते हैं चूंकि कि डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो टाउ इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो यदि यहां से यह कहा जाए कि किसी सिस्टम पर अगर टार्क को अप्लाई करते हैं, टार्क को अप्लाई करते हैं तो टार्क की वैल्यू कितनी होगी? तो एंगुलर एक्सीलरेशन और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो यदि हम लोग यह कह लें, फिर से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि इफ डी ओमेगा बाई डी टी, इफ डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो देन टार्क इज व्हाट? दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यूनिट एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रोटेट कर रहा है अगर, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड होगा वही उसके टार्क के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या इंपॉर्टेंस है, और कंपैरिजन किया एक लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जो लीनियर मोशन में होती हैं, जो एंगुलर मोशन में होती हैं, उन सभी को आपस में हमने कंपेयर किया। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड फोर्स। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।